जय हिंद। चलिए हम जो भी साइंस के क्वेश्चन है यूपीएससी टीआरई के उसको सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो हमारा टाइम बहुत ही कीमती है। इसके जो 3 पार्ट है वो हम पहले ही कर चुके हैं। हमारा जो चैप्टर था वो चल रहा था मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के। इसका 4th पार्ट है। पिछले क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था, अगर आपने नहीं किया है तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको होमवर्क जो है कमेंट बॉक्स में बताने थे। इसको हम डिटेल में समझा चुके हैं। इसका आंसर अभी हम बता देते हैं। इसमें जितने कथन दिए हुए वो सब सत्य हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जाकर हमारे चैनल पे जो प्लेलिस्ट बना हुआ है बीपीएससी साइंस के नाम से, टीआरई 4 साइंस के नाम से बना हुआ है, उसमें आप जितने क्वेश्चंस हैं उसको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उसी में मैंने एक जीएस के भी क्या बनाए हैं, प्लेलिस्ट बनाए हैं। आप उसको भी चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं अपने जीएस के प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसका 56 नंबर है। 55 जो क्वेश्चन है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए करते हैं। कमानीदार तूला द्वारा हवा में किसी वस्तु को मापा जाता है। बताइए, वास्तविक वजन, आभासी वजन, द्रव्यमान और भार दोनों या द्रव्यमान। ये क्वेश्चंस आ गए थे बाय मिस्टेक पिछले वाले क्लास में, याद है आपको? अगर आपने किया था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक वजन को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है। तो बताइए कि इसे किस नाम से जाना जाता है? पास्कल, न्यूटन, जूल या फिर हर्ट्ज के नाम से। तो बल का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, तो इसे न्यूटन के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट है, चंद्रमा की सतह के नजदीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही हैं, तो किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा, उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, उनका त्वरण अलग अलग होगा, या उन्हें समान परिणाम के बल की अनुभूति होगी। इसका आंसर क्या होगा? किसी भी क्षण उनका वेग जो होगा वो ऑल टाइम क्या होगा? समान होगा। उनका ऑल टाइम जो वेग होगा वो समान हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो पके हुए फल की शाखा से अलग होकर फल जो होते हैं वो गिर जाते हैं। यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम या फिर तृतीय नियम या फिर सभी? तो ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ था। जड़त्व के नियम का क्या था? उदाहरण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए कि जो रॉकेट है वो किस संरक्षण पर कार्य करता है? द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण या फिर वेग संरक्षण? तो किस संरक्षण पर कार्य करता है? जो रॉकेट है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर क्या करता है? काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही है बस का त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल क्या होगी? आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, फिर उसके बाद उसका आंसर देखिए। अगर आपके क्वेश्चंस गलत है तो मैं हिंट दे देती हूँ, आप उस हिसाब से क्वेश्चंस करिएगा। जो 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से एक है तो u की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। ये जो u है वो क्या है? 20 मीटर है। उसके बाद त्वरण दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a का मान दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और t का मान दिया हुआ है 2। क्या दिया हुआ है? t का मान 2 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है v का मान क्या होगा, मतलब अंतिम वेग आपसे पूछ रहा है। तो आप उस v इक्वल टू यू प्लस ए टी पर क्या करिए? इसको रख दीजिए। v इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है आपका? u होता है प्लस ए टी होता है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, u प्लस ए टी होता है। अब अगर आप इस पर रख देंगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आपका आंसर आएगा 28 मीटर पर सेकंड। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 केजी का एक बम द्रव्यमान 3 केजी और 6 केजी ग्राम के 2 टुकड़ों में फट जाता है। 3 केजी का जो 3 केजी द्रव्यमान वाले टुकड़े का वेग 6 मीटर पर सेकंड है। 6 केजी ग्राम द्रव्यमान का वेग क्या होगा? आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और अपने से निकालिए। तो जो विस्फोट से पहले था उसका द्रव्यमान कितना था? अगर हम देखेंगे 9 केजी एक का एक बम द्रव्यमान 3 केजी और 6 केजी ग्राम के 2 टुकड़े में फट जाता है। तो फटने से पहले उसका द्रव्यमान कितना था? 9 केजी था। कितना था? 9 केजी था। अब उसके बाद विस्फोट से पहले जो वेग था वो अंतिम वेग क्या रहा होगा? 0 रहा होगा, क्योंकि रुका तो था नहीं। अब उसके बाद संवेग संरक्षण का हम नियम लगाएंगे। m1 v1 इक्वल टू m2 v2। ठीक है, फिर इक्वल टू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से। तो आपका ये आ जाएगा m1 का मान 3 हो जाएगा। m1 का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
और V1 का मान हो जाएगा 16। फिर उसके बाद M2 का मान हो जाएगा 6 हो जाएगा और V2 का मान आपसे पूछ रहा है इक्वल टू 0 कर देंगे। तो इधर हो जाएगा 16 में से 48 प्लस 6 V2 हो जाएगा इक्वल टू, आप टोटल सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ गए कैसे सॉल्व करना है। आप अपने कॉपी पे और अपने क्वेश्चन से सॉल्व करिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप हिंट लीजिए। इस संवेग संरक्षण के नियम पर सॉल्व होगा। इसका फार्मूला होगा m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू कर देंगे m1 प्लस m2 ब्रैकेट क्लोज, उसका मल्टीप्लाई 0 से कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमारे न्यूमेरिकल है 5 kg का एक पिंड 20 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से एक सरल रेखा में चल रहा है, तो पिंड पर परिणामी बल होगा। आपसे बल पूछ रहा है 100 न्यूटन, 4 न्यूटन, 50 न्यूटन या फिर 0 न्यूटन। तो आपसे क्या दिया हुआ है, 5 kg का एक पिंड 20 मीटर पर सेकंड के नियत के वेग से चल रहा है। ठीक है, तो आपसे बल का मान पूछ रहा है, तो इसका जो त्वरण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। क्या दिया हुआ है, 5 kg का एक पिंड है। हमारा m की वैल्यू दी हुई है 5 kg और उसके बाद v की वैल्यू दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो पिंड का वेग होता है वो सदैव एक समान होता है, इसलिए उस पे लगने वाला जो त्वरण हो जाएगा a इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब फार्मूला होता है F इक्वल टू ma, तो m का मान कुछ भी दिया हो अगर उसमें आप 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा बल जो आएगा वो क्या आ जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। बल F तथा संवेग परिवर्तन डेल्टा P के बीच संबंध है। तो चलिए बताइए कि बल F तथा संवेग डेल्टा P के बीच क्या संबंध है। इसका संबंध है F इक्वल टू डेल्टा P इंटू डेल्टा टी। F इंटू डेल्टा P इक्वल टू डेल्टा टी, F इंटू डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 0, F इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा F इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा टी। चलिए उसके बाद, क्योंकि जो बल होता है उसका फॉर्मूला होता है बल इक्वल टू संवेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो ये हो जाएगा हमारा संवेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 1000 kg द्रव्यमान की एक लिफ्ट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर चलती है। इसके सहायक केबल में तनाव होगा। तो बताइए कि इसके सहायक केबल में कितना तनाव होगा। ये आप वीडियो को पॉज करिए और इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसका फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं कि T इक्वल टू mg प्लस ma हो जाएगा। क्या हो जाएगा, T इक्वल टू mg प्लस ma। तो m का मान दिया हुआ है कितना, 1000 kg दिया हुआ है। m का मान दिया हुआ है ना 1000, m का मान 1000 kg दिया हुआ है। g का मान आप 9.8 रख देंगे, g का मान कितना रख देंगे 9.8 रख देंगे और a का मान 1 रख देंगे। तो त्वरण का मान दिया हुआ है ना, a का मान त्वरण 1 रख देंगे। तो उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, एक आपका ए आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा, T इक्वल टू mg प्लस ma रख के आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी निकाय पर आपका ब्लैंक है कार्य किया जाए तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। कोई भी संरक्षी या गैर संरक्षी बल, संरक्षी बल इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा संरक्षी बल। क्या हो जाएगा, संरक्षी बल। कि यदि किसी निकाय पर संरक्षी बल कार्य किया जाए तो इस निकाय की स्थिति ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बल किसका उदाहरण है। बताइए जो केंद्रीय बल है वो किसका उदाहरण है, संरक्षित बल का, असंरक्षित बल का, काल्पनिक बल का या फिर घर्षण बल का। आपसे केंद्रीय बल पूछा, तो केंद्रीय बल जो होता है वो क्या होता है, संरक्षित बल का उदाहरण होता है। किसका, संरक्षित बल का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अप्रत्याशित संघटन में, चलिए बताइए, एक अप्रत्याशित संघटन में संवेग और ऊर्जा दोनों संरक्षित है, संवेग और ऊर्जा दोनों संरक्षित नहीं है, संवेग संरक्षित है लेकिन ऊर्जा संरक्षित नहीं है, संवेग संरक्षित है लेकिन ऊर्जा संरक्षित है, संवेग संरक्षित नहीं है लेकिन ऊर्जा संरक्षित है। बहुत केयरफुली पढ़िए और इसके बाद इसका आंसर दीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, संवेग संरक्षित है लेकिन ऊर्जा संरक्षित नहीं है। जो अप्रत्याशित संघटन होता है उसमें संवेग तो संरक्षित होता है लेकिन ऊर्जा संरक्षित नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति का एसआई यूनिट क्या है। तो एसआई मात्रक बताइए शक्ति का, न्यूटन, वोल्ट, वॉट या फिर जूल। तो किसका पूछा है आपसे, शक्ति का पूछा है। तो जो शक्ति का होता है वो क्या होता है, वॉट होता है। शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आपको पता है कि शक्ति का डेफिनेशन क्या होता है। अगर पता है तो मुझे कमेंट में बताइए। तो शक्ति का डेफिनेशन 1 किलोवाट घंटा बराबर होगा। चलिए बताइए इसमें से 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा, 3.6 गुणे 10 के घाते 6 जूल, 3.6 गुणे 10 के घाते -6 जूल,
3.6 गुणे 9 जूल या -9 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.6 गुणे 10⁻6 जूल हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। ठीक है, उसके बाद क्योंकि 1 किलोवाट घंटा में 1000 वाट होता है और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, तो उसको सॉल्व करेंगे तो आप आ जाएगा 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है m तथा 4m द्रव्यमान की दो वस्तुएं समान गतिज ऊर्जा से चलायमान हो तो उनके वेग का अनुपात क्या होगा। बताइए कि m तथा 4m द्रव्यमान की जो दो वस्तुएं हैं अगर समान गतिज ऊर्जा से चलायमान है तो उनका वेग पूछ रहा है, तो उनका वेग कितना आ जाएगा, हाफ mv² का फार्मूला लगा देंगे ना, तो आपका निकल जाएगा 2 संबंधी 1, इसका क्या निकल जाएगा 2 संबंधी 1, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 400 न्यूटन वजन की एक लड़की ऊर्ध्वाधर सीढ़ी पर चढ़ती है। अगर जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 2 मीटर सीढ़ी चढ़ने में लड़की द्वारा किया गया कार्य होगा। आपसे कार्य पूछ रहा है। अगर जो लड़की है वो 400 न्यूटन वजन की है तो उसके ऊपर जो बल लगेगा वो भी 400 न्यूटन ही लगेगा और 2 मीटर सीढ़ी चढ़ रही है, तो जो हमारा फार्मूला हो जाएगा किया गया कार्य जो होगा लड़की द्वारा वो हो जाएगा बल गुणे दूरी हो जाएगा। बल गुणे दूरी, तो 400 को गुणा 2 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 800, तो उस पर कितना कार्य लगेगा 800 जूल लगेगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक वस्तु x ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रहा है तो आधी ऊंचाई तक आने के पश्चात उस वस्तु में होगा केवल स्थितिज ऊर्जा, आधी स्थितिज ऊर्जा व आधी गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कम और गतिज ऊर्जा अधिक, केवल गतिज ऊर्जा। तो इसमें जब अगर कोई वस्तु गिर रही है ना तो ये आधी जब बीच में है आधी ऊंचाई तक है ना, मतलब बीच में है तो इसमें दोनों आधा आधा हो जाएगा, आधी स्थितिज ऊर्जा होगी और आधी गतिज ऊर्जा होगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरती है तब उसकी कुल ऊर्जा होगी अपरिवर्तित रहती है, पहले बढ़ती है और फिर घटती है, घटती है या फिर बढ़ती है, तो ये क्या हो जाता है अपरिवर्तित रहती है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है अपरिवर्तित होती है। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऊर्जा का व्यवसाय, क्योंकि उसकी जो गतिज ऊर्जा बढ़ती है अगर तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती रहती है, बराबर रहता है, मतलब बैलेंस बराबर रहता है हमेशा, अगर एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। ऊर्जा का व्यवसाय मात्रक होता है, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक होता है वॉट, वॉट घंटा, किलोवाट घंटा या फिर किलोवाट। तो ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या होता है किलोवाट घंटा होता है, क्या होता है किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है 3.6 गुणे 10⁻⁶। हमारा 77 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। एक महीने में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को यूनिट के रूप में व्यक्त करते हैं। यहाँ एक यूनिट का अर्थ है 1 किलोवाट आवर, 3.6 गुणे 10⁻6 जूल, 1 किलोवाट पर 1 आवर, ये सभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा सभी सही दिया हुआ है। 1 किलोवाट आवर भी हो जाएगा 1 किलोवाट आवर और इसमें 3.6 गुणे 6 जूल होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। बताइए विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, वॉट, वॉट पर घंटा, यूनिट या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिट। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक जो मात्रक होता है वो क्या होता है यूनिट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जाओं के योग को कहते हैं उसकी कुल रासायनिक ऊर्जा, उसमें ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या फिर ऊर्जा का संरक्षण, तो उसकी यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। उसकी गतिज और स्थितिज ऊर्जाओं के योग को क्या कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू होता है कि स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वस्तु x ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रही हो तो आधी ऊंचाई x/2 तक आने के पश्चात उस वस्तु में होगा केवल स्थितिज ऊर्जा, आधी स्थितिज व आधी गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कम एवं अधिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, अधिक गतिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीछे वाला क्वेश्चन ही बस घुमा के दे दिया हुआ है, आधी स्थितिज ऊर्जा होगा और आधी गतिज ऊर्जा। क्वेश्चंस का डिटेल दिया हुआ है, आप इसको डिटेल्स को देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए और मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको कैसे सिर्फ क्वेश्चन से आंसर करने हैं या फिर ऐसे डिटेल्स में भी चाहिए उसके डिटेल। ऊर्जा संरक्षण, इसको चलिए पढ़ लेते हैं। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, अपितु इसे एक रूप से केवल दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जब किसी ऊंचाई से किसी पिंड को मुक्त रूप से नीचे गिराया जाता है तो नीचे गिरते समय गति के उच्चतम बिंदु की तुलना में उसकी स्थितिज ऊर्जा घट जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है।
एवं गति के मार्ग के मध्य बिंदु पर गतिज व स्थितिज ऊर्जाएं समान रूप से आधी आधी हो जाती हैं। गति के उच्चतम बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा की आधी हो जाती है और जब यह पिंड जमीन पर गिरने ही वाला होता है तो इसकी गतिज ऊर्जा उच्चतम और स्थितिज ऊर्जा लगभग न्यूनतम हो जाती है। इस प्रकार जब किसी वस्तु को x ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया जाता है तो आधी ऊंचाई x/2 से गिरने पर इसके पास कुल ऊर्जा की आधी स्थितिज ऊर्जा और आधी गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है विस्थापन पर। किसी वस्तु पे जो भी कार्य है वो किस पे निर्भर नहीं करता है, विस्थापन पर, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, लगाए गए बल पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। क्या हो जाएगा, वस्तु के प्रारंभिक वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सिस्टम पर बाहरी बलों द्वारा किया गया कार्य बराबर है परिवर्तन की। बताइए, एक सिस्टम पर बाहरी बलों द्वारा किया गया कार्य बराबर है किस परिवर्तन की, कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुल ऊर्जा। जो सिस्टम पर बाहरी बलों द्वारा किया गया कार्य होता है वो किसके बराबर होता है, कुल ऊर्जा के। क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्यमान pm, द्रव्यमान m और वेग v वाले चलायमान कण का संवेग p है, कण की गतिज ऊर्जा है। तो बताइए कि कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये हो जाएगी p²/2m। क्या हो जाएगा, p²/2m। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 18 kg जूल ऊर्जा प्रति मिनट प्रदान करने वाले इंजन की शक्ति क्या होगी। आपसे शक्ति पूछा हुआ है तो इसमें दिया हुआ है कि 18 kg जूल ऊर्जा। ठीक है, तो इसमें इंजन द्वारा दी गई ऊर्जा कितना है, 18 kg। तो इसको हम पहले बदलेंगे जूल में या फिर ग्राम में। तो इसमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर 1000 से। तो ये हो जाएगा 18 × 10⁻³ जूल हो जाएगा। ठीक, इसको केजी जूल को हम जूल में बदलेंगे तो 18 × 10⁻³ हो जाएगा। और उसके बाद प्रति मिनट दिया हुआ है, मतलब 1 मिनट दिया हुआ है तो 1 मिनट में 60 सेकंड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इंजन की शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, दी गई ऊर्जा बटे समय। क्या होगा, दी गई ऊर्जा बटे समय। तो यहाँ हो जाएगा ऊपर 18 × 18,000 या फिर 18 × 10⁻³ कर देंगे। अब बटे क्या कर देंगे, 60 कर देंगे। बटे क्या कर देंगे, 60 कर देंगे। तो 0 से 0 कट जाएगा, 36 18 300 वाट। कितना आ जाएगा, 300 वाट। याद रखिएगा कैसे, 18 kg जूल ऊर्जा दिया हुआ है तो पहले आप इसको जूल में बदलेंगे तो इसमें 10⁻³ से गुणा कर देंगे या 1000 से गुणा कर देंगे क्योंकि केजी आपको हटाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, प्रति मिनट दिया हुआ है तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो 18,000 बटे 60 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 30 वाट आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यदि 1 kg के पिंड की गतिज ऊर्जा 200 जूल है तो उसका वेग होगा। आपसे वेग पूछा हुआ है और 1 kg के पिंड की गतिज ऊर्जा दिया हुआ है कितना, 200 जूल है। तो उसका वेग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपसे m का मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, m का मान, द्रव्यमान का मान 1 kg दिया हुआ है और गतिज ऊर्जा दिया हुआ है। गतिज ऊर्जा कितना दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी 200 जूल दिया हुआ है। पिंड का वेग आपसे पूछ रहा है तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। आपको पता है ना, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। तो 200 बराबर k का मान आप क्या रख देंगे, 200 रख देंगे, बराबर हाफ हो जाएगा गुणे m का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है तो 1 रख देंगे। फिर गुणे v² कर देंगे तो v² बराबर आ जाएगा आपका 400। कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। और उसके बाद फिर उसके बाद स्क्वायर हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कितना, 100 मीटर पर सेकंड। इसका सॉरी कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। जब आप 200 का 400 का क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 20 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा आंसर। ठीक, क्वेश्चन को आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे हैं ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हम आपको बता दें कि आप जब तक देख रहे होंगे हो सकता है तब तक मैंने इस वीडियो को प्लेलिस्ट में बनाकर ऐड कर दिया होगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर गति करने वाले कण का विस्थापन अर्धवृत्त की दूरी तय करने के पश्चात होगा। अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो कॉमेंट में बता दीजिए, नहीं आ रहा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में इसके नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बस इतना ही। ये आपका होमवर्क है, आप इसको कमेंट में मुझे आंसर बताइएगा। मैंने इसको डिटेल में आपको समझा दिया है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है मतलब अपनी वीडियो केयरफुली नहीं देखा है, आप वीडियो को अभी पॉज करिए, बैक जाइए, इसका आंसर देखिए, फिर कमेंट में हमें इसका आंसर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।